सोचिए, एक बच्चा जो साल भर क्लास में बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन बीमारी होने की वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। क्या वो एक कमज़ोर छात्र बन गया? बिल्कुल नहीं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए आया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह सिर्फ मार्क्स देखने के तरीका नहीं है, बल्कि बच्चे के हुनर, उसके व्यवहार, उसकी तरक्की को समझने का जरिया है। अगर आप एक शिक्षक हैं, छात्र हैं या माता पिता हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम CCE के यानी कंटिन्यूस इन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के हर एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सर, KVT टीचर। संक्षेप में मेरा क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, B.Ed M.Ed और मैंने नेट क्वालिफाई किया है एजुकेशन से। साथ ही मैंने डिफरेंट CTET एग्ज़ाम 2 साल अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, स्टेट, JTET, UP टेट, बिहार टेट। साथ ही मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 7 सालों से KVT टीचर हूँ। 19 में मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले मैं 5 साल डिफरेंट B.Ed कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी भी उसमें शामिल है, शिक्षण करवाया है। साथ ही मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत भी शिक्षण करवाया था। अब ये टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले सतत एवं व्यापक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत लागू की गई एक शिक्षण आकलन प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के केवल बौद्धिक विकास का नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मूल्यांकन करना है। तो CCE की त्रिकोणीय परिभाषा देख सकते हैं हम क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सतत यानी कंटिन्यूअस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाला आकलन। यह केवल सत्र के अंत में नहीं होता, बल्कि इंटायर सेशन चलता रहता है। व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, दैट मीन्स बालक के व्यक्तित्व के विकास, स्कॉलिस्टिक तथा सहशैक्षिक, को स्कॉलिस्टिक दोनों पक्षों का समावेशन, यानी शैक्षिक के साथ साथ को सहशैक्षिक भी, जिसमें म्यूजिक, डांस, परफॉर्म्स, एटीट्यूड, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें का आकलन किया जाता है। और लास्ट में मूल्यांकन, निर्णय लेना तथा सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, जजमेंट लेना और फीडबैक देना, ताकि बच्चे फ्यूचर में उसको सुधार कर सके, प्रदान करता है। तो CCE के कुछ घटक हैं। जब कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसके मेनली 2 कंपोनेंट, जैसे हमने बात किया है, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, यानी शैक्षिक क्षेत्र और सहशैक्षिक क्षेत्र। तो शैक्षिक क्षेत्र में आता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें विषयगत ज्ञान, समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन किया जाता है। और सहशैक्षिक क्षेत्र में भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक का आकलन किया जाता है, जिसमें लाइफ स्किल, जीवन कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य, खेलकूद, कला, संगीत, अनुशासन, ये सारे पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अब आकलन के हम टाइप्स देख सकते हैं, प्रकार देखते हैं। 2 टाइप के आकलन हैं, असेसमेंट है। एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है सबमिटिव असेसमेंट। यानी फॉर्मेटिव यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, और सबमिटिव मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? फॉर्मेटिव मतलब क्या? जिससे सुधार हो सके, पूरे साल चलने वाला। तो इसमें अधिगम में सुधार या फीडबैक देना, इम्प्रूवमेंट होना। जैसे हमने क्या किया, मंथली टेस्ट लिया, यूनिट टेस्ट लिया या चैप्टर टेस्ट लिया, उसके बाद बच्चों को बताया आपने ये कमी की है, ये गलती की है, और उसमें सुधार करके बच्चों ने अगले एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रिपरेशन की तैयारी की। तो ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका समय क्या है? ये ड्यूरिंग लर्निंग चलता रहता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है, यानी पूरे सेशन चलता रहता है, पूरी क्लास चलता रहता है। इसमें क्या उपकरण, कौन सा हम मेथड यूज करते हैं? तो उसमें क्विज ले सकते हैं, असाइनमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ग्रुप वर्क दे सकते हैं। इसके थ्रू हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और इसका नेचर क्या होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे हमें डायग्नोज करना है, सुधारात्मक। ये इसलिए किया जाता है ताकि उसमें हम सुधार कर सकें।
और ये सुधार कैसे होगा, तो हम पहले डायग्नोज करते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं यानी समझते हैं, उसके बाद उसको रेमेडी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें जाते ही बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, उसका मकसद क्या है, बीमारी को डायग्नोज करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको जानना और उसके बाद रेमेडी थेरेपी देना, दवाई देता है। तो ये क्या है, निदानात्मक। साथ में हम योगात्मक मूल्यांकन की बात करें यानी सब्जेक्टिव असेसमेंट, लर्निंग फॉर असेसमेंट, तो ये कब हो जाता है, जब अंतिम उपलब्धि मापन या ग्रेड देना, सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन या कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये कब होता है, एट द एंड ऑफ सेशन, सत्र के अंत में होता है। जैसे इसमें कौन कौन से, जैसे वार्षिक परीक्षा हो गई या शताब्दी परीक्षा हो गई या मानक परीक्षण कोई हो गए, स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। इसकी प्रकृति क्या है, ये फाइनल डिसीजन देता है, इसके बेस पे ग्रेडिंग किया जाता है या क्लास पास किया जाता है या एडमिशन लिया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके। अब इससे संबंधित हम पिछले साल के कुछ प्रश्न देखते हैं जो विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं, सीटेट और अदर एग्जाम में। पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सतत और व्यापक अभी हमने समझा, सीसी, तो इसका क्या है, केवल उसको हम क्या करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो अगर देखेंगे तो छात्रों की तुलना करना और उसे रैंक प्रदान करना, बच्चों की समझ को समझना और उसके अनुसार शिक्षण शास्त्र में बदलाव करना, केवल वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, छात्रों की त्रुटियों को ढूंढकर उसे सजा देना। तो आप लोग ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी सीसी का मुख्य उद्देश्य अधिगम की प्रक्रियाओं को समझना और शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर बच्चे की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना है। तुलना या सजा देना उसका उद्देश्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में अधिगम के लिए लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या तात्पर्य है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग अभी हमने समझा, यानी क्या चलता रहता है, ये पूरे एंटायर सेशन चलता रहता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग रचनात्मक मूल्यांकन है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता है ताकि छात्र और शिक्षण दोनों में सुधार हो सके। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का तात्पर्य किस विकास से है। तो व्यापक अभी हमने समझा, स्कॉलिस्टिक और नॉन को स्कॉलिस्टिक कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्षों का सर्वांगीण विकास, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला है प्रश्न 4, एक शिक्षक छात्र की हर वर्ष भर की प्रगति उसके द्वारा बनाए गए चित्रों, असाइनमेंट, रचनात्मक कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह रखता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। टीचर बच्चों की जो भी काम है उसे संग्रह करके रखते हैं और लास्ट में इसका असेसमेंट उसके बेस पर किया जाता है, उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पोर्टफोलियो में सारे कलेक्टिव वर्क रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो ईवीएस में आ चुका है, जो पर्यावरण अध्ययन ईडब्ल्यूएस में आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सबसे उपयुक्त है आकलन के लिए। तो याद करना ये होगा नहीं, परिभाषा लिखना ये भी नहीं होगा, पाठ्यक्रम का पाठ करना पाठ्यपुस्तक का ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्न पूछना और चर्चा करना, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन कुल मूल्यांकन का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है। ये देख सकते हैं आप, स्टेट और सीजी टेट में आ चुका है, ये 40%, यानी टोटल मूल्यांकन का 40% डिपेंड करता है ये इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। बाकी 60% का एग्जाम के बेस पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अभी हमने बात की डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या है, उनके लर्निंग गैप पता करना और इससे ताकि उसको रेमेडी दिया सकते, उसको क्या सके, उसको बाद में उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को कमजोरी के पीछे कारणों की पहचान करना ताकि उसको रेमेडी दिया जा सके, डायग्नोज करके रेमेडी दिया सके। अगला है सहशैक्षिक को स्कॉलिस्टिक क्षेत्रों में मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के उपकरण देख सकते हैं आप, लिखित परीक्षा पत्र, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, प्रश्नात्मक प्रश्न और बहुविध। तो इसमें हो जाएगा अवलोकन शेड्यूल, अभी हमने देखा था पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट है, आकलन के संदर्भ में समानता एवं न्याय बनाने रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
तो उसमें ऑप्शन बी से देख सकते हैं, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए विविध आकलन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सीसी के तहत अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग किसे संदर्भित करता है? तो असेसमेंट एज लर्निंग में छात्र स्वयं का आकलन करता है और उसके आकलन उनके जो पीयर असेसमेंट यानी दोस्त के द्वारा आकलन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं असेसमेंट एज लर्निंग में छात्र स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया पर विचार करता है और स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जिससे वे स्वायत्त विद्यार्थी बनते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। हमारे इस डिटेल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।